तो आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मीन्स ये थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसमें जितने हम फॉर्मुलेशंस करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो किस पर बेस है। ठीक है, तो ये चार तरह के लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये चार लॉज होते हैं। अच्छा, हम इस पे भी देखेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि चार लॉज हैं, तो देखो पीछे जो सेकेंड को फर्स्ट बोल रहे हैं, थर्ड को सेकेंड, फोर्थ को थर्ड बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है कि फर्स्ट वाले का जीरोथ कह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये लॉ होता क्या है। ये बेसिकली ये लॉ किसको कहते हैं। तो लॉ एक तरह का स्टेटमेंट है। इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये ऐसा स्टेटमेंट है जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें मिला है। जो ऐसा स्टेटमेंट तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें मिला है, इसलिए ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं साइड हट रहा हूं, पहले बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए तो देखते हैं। तो ये चार तरह के लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। एक एक करके सारे लॉज के बारे में हम बात करेंगे, बट एक बार मैं व्यू दे देता हूं, एक शॉर्ट व्यू कि ये लॉज किसके बारे में डील करता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या है? इट गिव्स द वे ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। इसे भूलना नहीं है, ये लॉ का यूज करके हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। इस लॉ का यूज करके हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, और ये बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, ये हुआ कैसे, ये मिला कैसे, ये फर्स्ट लॉ, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, मतलब टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। ठीक है, और इसी जीरोथ लॉ के हेल्प से हमने थर्मोमीटर को क्या किया, सर्च किया। हमने थर्मोमीटर का सर्च किया, उसे हमने स्टडी किया, किसके बेसिस पर, जीरोथ लॉ के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर मेजरमेंट का टूल की तरह हमें हेल्प किया। अब देखो, जो फर्स्ट लॉ है, पहली बात कि ये हमें एक रास्ता देने वाला है, गिव्स अ वे टू फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसे भूलना नहीं है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम आगे बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको बारी बारी से डील करेंगे हम। बाद में हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क में रिलेशन भी देखेंगे। ये फर्स्ट लॉ जो है हमें एक्चुअली में रिलेशन बताता है हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क में, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क में। तो फर्स्ट लॉ ने हमें दिया है कि भैया इंटरनल एनर्जी को कैसे फाइंड किया जाता है। और ये जो बेस्ड है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। जबकि जीरोथ लॉ किस पर था, थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड था। अब क्या हुआ कि जीरोथ लॉ मिल गया, फर्स्ट लॉ मिल गया, अब सेकंड लॉ क्यों बना हमारा, क्यों हमें लॉज क्यों चाहिए होता है। जब भी हमें कुछ पता नहीं चलता कि भैया आगे क्या हो रहा है, कोई भी अगर एक स्पेसिफिक जो लॉ हमने पास्ट में हमने सर्च कर लिया है, अगर वो हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है, तो हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि इसने डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में बताया, इससे हमें डायरेक्शन नहीं पता चल पाता था। ठीक है, तो इसने डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में बताया, लेकिन कोई भी प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इसके हेल्प से, सेकंड लॉ के हेल्प से हमने एंट्रोपी का सर्च किया है। एक टर्म आया, एक हमारे पास प्रॉपर्टी आई, उसका नाम हो गया एंट्रोपी। एक प्रॉपर्टी मिला हमें जिसका नाम हो गया एंट्रोपी। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कैसे बता रहा है, ये बताता है कि कोई भी जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, किसी बॉल को आप हाइट पर रखोगे, वो नेचुरली कहाँ आएगा, डाउन आएगा, ग्राउंड पर आएगा। हमेशा हीट का फ्लो हाई टू लो जाएगा, टेम्परेचर का फ्लो हाई टू लो की तरफ जाएगा।
हमेशा जो डिफ्यूजन होगा या कहेंगे एयर प्रेशर जो होगा, अगर ज्यादा प्रेशर है, बलून को आप पंचर करते हो तो बलून का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो सराउंडिंग एयर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो वो पंचर करते ही अंदर का जो एयर है वो सराउंडिंग में चला जाता है, वो फ्लो होता है। क्यों? अपने सिस्टम और सराउंडिंग जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आते हैं, तो हमेशा हाई टू लो। तो ये सेकेंड लॉ से हमें पता चला डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। अब इसी डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस सेकेंड लॉ में ही हमने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का बात किया। ये जो सर्च हुआ ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से ही हमने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का बात किया। हीट पंप का हमने बात किया। ठीक है, अब ये जो है सेकेंड लॉ, ये दो साइंटिस्ट है, उनके स्टेटमेंट पर बेस्ड है। एक होता है केल्विन प्लैंक्स और सेकेंड उनका क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट जो जब मैं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप पढ़ाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या होते हैं और एक एक लॉ की फिर से अलग से बात करेंगे। अब जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ हमें बताता है कि भैया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है इन फाइनाइट ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो कितना भी प्रोसेस कर ले एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता है, लेट से प्योर, कोई प्योर क्रिस्टल सब्सटेंस है, कोई प्योर क्रिस्टल सब्सटेंस है, ऐसा हमने कर भी दिया कि उसका टेम्परेचर को एनी हाउ टेंड्स टू जीरो अगर कर भी दिया, हमने उसके टेम्परेचर को टेंड्स टू जीरो कर भी दिया, एब्सोल्यूट जीरो पर ला भी दिया, तो वैसे केस में उसका जो एंट्रोपी होता है वो जीरो हो जाता है। ऐसे केस में उसका एंट्रोपी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये एंट्रोपी जो मैं कह रहा हूं आगे भी हम पढ़ेंगे, बट ये होता क्या है? रैंडमनेस। ये कुछ नहीं होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। और जो एंट्रोपी है ये टेम्परेचर का फंक्शन है, भूलना नहीं है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वो उतना मॉलिक्यूल रैंडम होगा। ये टेम्परेचर का फंक्शन है। रैंडमनेस मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक सॉलिड है, आइस जो है सॉलिड में है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा कॉम्पैक्ट है, उसको हीट देते हो तो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ऐसे को एंट्रोपी कहते हैं, रैंडमनेस। इसका मीनिंग होता है रैंडमनेस। तो ये थर्ड लॉ है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया ये इसको जेरोथ लॉ क्यों कह रहे हैं, इसको हमने फर्स्ट लॉ क्यों नहीं कहा? अब हुआ क्या था कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सबसे पहले सेकेंड लॉ ही इजाद हुआ था। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सबसे पहले स्टीम इंजन जब बनते थे तो वो सेकेंड लॉ पर ही बेस्ड थे। ये अबाउट 1821 या 1824 में ये लॉ हमें मिला था। और फर्स्ट लॉ जो है सेकेंड लॉ के बाद हमने उस स्टेटमेंट को हमने फॉर्मुलेट किया। सेकेंड लॉ ये अबाउट 1848 के अराउंड ये था। अब जब फर्स्ट लॉ मिल गया, सेकेंड लॉ मिल गया था, उसके बाद हमें एक और प्रॉपर्टी का हमने स्टडी किया जिसका नाम क्या था? टेम्परेचर। एक और प्रॉपर्टी उसके बाद हमने स्टडी करना शुरू किया उसका नाम क्या था? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इन थर्मोडायनेमिक्स। जिस तरह की काइनेमेटिक्स में इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, सबसे फंडामेंटल है, वैसे ही इसमें टेम्परेचर का स्टडी करने लगे। इसलिए इसको हमने क्या किया? जेरोथ लॉ, जीरो की तरह लिया। मतलब फर्स्ट और सेकंड तो सर्च हो ही गए थे, अब इससे पहले उसको रेस्पेक्ट देना है कि भैया इससे हमें शुरू करना है पढ़ना, तो बेस्ट क्या होता है? उसका नाम जीरो से इंडिकेट कर देना है। इसलिए लॉ क्या हो गया? जेरोथ लॉ हो गया। ये क्या हो गया? जेरोथ लॉ। तो अब एक एक करके सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जेरोथ लॉ। व्हाट इज जेरोथ लॉ? व्हाट इज जेरोथ लॉ ऑफ thermodynamics? What is Zeroth law of thermodynamics? हम ये देखेंगे कि जेरोथ लॉ क्या है, थर्मोडायनामिक्स का जेरोथ लॉ क्या है, जेरोथ लॉ क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ये किसमें हेल्प करने वाला है? ये टेम्परेचर मेजरमेंट में हेल्प करता है। हमने ये सर्च किया टेम्परेचर मेजरमेंट में, और ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये किस पर बेस्ड है? थर्मल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर हमने क्या सर्च किया था? एक इक्विपमेंट हमें मिला था, एक डिवाइस मिला था,
मीटर, जो क्या है, टेम्परेचर का मेजर करने वाला डिवाइस है। अब टर्म पहले आता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर क्या है, तो इट इज अ मेजर ऑफ क्या है, टेम्परेचर का मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये टेम्परेचर किसे कहते हैं, ये कुछ नहीं, टेम्परेचर मेजरमेंट ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, बस टू बॉडी को कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इसको, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। तो इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ऐसे को टेम्परेचर कहते हैं। लेट से हमारा जो सराउंडिंग है, मान लो कोई सिस्टम है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा क्या है, ये है। अब हमने जो है एक वाटर रखा, वाटर बॉईल कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, मान लेट से कि 100 डिग्री हो गया। और हमने घर में आइस रखा हुआ है, आइस क्या है, 0 डिग्री पर है ना। तो ये जो हमारा सिस्टम हमने माना है, देखो ये आइस के रेस्पेक्ट में कोल्ड है, आइस के रेस्पेक्ट में जो 0 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है हमारा, ये आइस है, इसके रेस्पेक्ट में सिस्टम हमारा क्या है, हॉट है। लेकिन बॉइल्ड वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, कोल्ड है। तो यही टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस के थ्रू हम उसको कंपेयर करेंगे। कोई भी बॉडीज लेंगे, बॉडीज के रेफरेंस में किसी सिस्टम के टेम्परेचर को हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर है। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट, ये जेरोथ लॉ कैसे फॉर्मुलेट हुआ, ये पता कैसे चला। तो देखिए क्या हुआ था, ये क्या हुआ था हमारा कि एक्सपेरिमेंटेशन में 3 बॉडीज ली हुई थी, ठीक है। लेट्स से कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, और उसको केप्ट इन द कांटेक्ट विद अनदर थर्ड बॉडी, वो सी है। अब क्या हुआ, इस 2 बॉडी के बीच में हमने क्या किया था कि एडियाबैटिक वॉल रखा था, इंसुलेटेड वॉल, मतलब हीट का ट्रांसफर ए से बी या बी से ए की तरफ नहीं जा सकता है। और ये हमने ये दोनों को सी के कांटेक्ट में रखा था, ये हमने कंडक्टिंग वॉल रखा था, कंडक्टिंग वॉल रखा। तो इस कंडक्टिंग वॉल की वजह से क्या होगा कि यहां से जो टेम्परेचर है वो A टू C या C टू A में फ्लो होगा। लेट से इसका टेम्परेचर कोई TC है और इसका टेम्परेचर है TA और इसका टेम्परेचर हो गया TB। तो क्या होगा, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स है, तो लेट से अगर A का टेम्परेचर इनिशियली अगर ज्यादा होता, TA डैश होता, ये TB डैश होता, ये TC डैश होता, तो क्या होता है, A से C की तरफ जाता, और B वाले से भी देखो कंडक्टिंग वॉल में है तो B से भी टेम्परेचर C की तरफ जाता है। ये कब तक जाता, जब तक TA इक्वल टू TC ना हो जाए। TA मानते हैं वो कब तक, जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो लेट से एक कंडीशन आया जब TA इक्वल टू TC हो गया, और फिर B के लिए भी क्या हो गया, TB इक्वल टू TC हो गया। ये 2 इक्वेशंस हो गए, ये 2 इक्वेशंस हो गए। तो देखो क्या हुआ, क्या किया हमने, फिर से 3 बॉडीज को हमने 2 बॉडी लिया है, 2 बॉडी को सेपरेटली हमने थर्ड बॉडी के साथ, ये टर्म जो सेपरेटली, ये सेपरेटली है, अलग अलग, ठीक है ना। सेपरेटली हमने क्या किया है, थर्मल कांटेक्ट में लेकर आए हैं, तो हीट का फ्लो होना शुरू होगा। और एक कंडीशन आया जब ये इक्वल टू TC हो गया और TB इक्वल टू TC हो गया, फ्लो होके। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 से तुम बोल सकते हो, हम तो बोल सकते हैं ना कि TA इक्वल टू TB भी हो गया। ये दोनों को विद द इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं TA इक्वल टू TB। तो क्या हुआ, ये किस बेस पर हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम के बेस पर है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बेस पर है। यानी ये जब वॉल को हटा दोगे, ये एडियाबैटिक को हटा के आप कंडक्टिंग कर दोगे, तो अब इधर से इधर हीट का फ्लो A टू B नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो यही जेरोथ लॉ का ये था, ये बोला था कि इफ टू
bodies A and B are in thermal equilibrium with third body C, then finally the temperature of A and B will also be equal। ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें क्या क्या कर सकते हैं कि सी को एक रेफरेंस माना, जिस तरह हम थर्मोमीटर को क्या करते हैं, हमें रीड करने के लिए रेफरेंस मान लिया और हमारे बॉडी में टच होता है तो हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर है वो रीड करता जाता है। वो उसमें मर्क्यूरी ले लो आप, वो एक्सपैंड होता है। टेम्परेचर जब मिलता है तो कोई बॉडी एक्सपैंड करता है, कोई भी जो है वो गैस हो या लिक्विड हो वो एक्सपैंड करता है। तो मर्करी एक्सपैंड होता होता हमने स्केल जो बना दिया था 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मर्क्यूरी को हमने थर्मोमीटर में रखा है। तो जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उस स्केल पर जाके वो क्या करेगा, लेट से आपका 98 डिग्री है तो वो जाके उस टेम्परेचर पर रुक जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यही जेरॉथ लॉ है कि if two bodies are in thermal equilibrium with third body separately, ये टर्म जरूर यूज करना है। सेपरेटली ये सेपरेटली हो, then temperature of the two body will be also equal। ये जेरॉथ लॉ था, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस था। ठीक है, अब हम करते हैं बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि मैंने बताया था कि ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, और इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी U। और ये जो है ये फॉर्मूला Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी ये हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ये तीनों का रिलेशन बताता है। उस रिलेशन में हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड करने का वे ढूंढते हैं। अब देखो होता क्या है, ये हो क्या रहा है हमारा कि जो भी हमारा हीट दे रहे हैं किसी बॉडी को, तो वो क्या है, दो तरीके से यूज होता है। ये Q जो है ये दो फॉर्म में यूज होता है। एक तो बॉडी के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है और वर्क करने में हेल्प करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब वर्क प्रोड्यूस करता है। अब जैसा कि है कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो ये जो Q है, ये Q जो है हीट जो है, पहली बात तो हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है। बार बार बोलता हूँ लो ग्रेड एनर्जी, पहले भी मैंने बताया था लो ग्रेड एनर्जी है। लो ग्रेड एनर्जी मतलब हीट कैन नेवर बी फुली कन्वर्टेड इनटू द वर्क, कुछ लॉसेस होगा ही होगा। जबकि वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी मतलब वर्क को आप फुली किसी और एनर्जी के फॉर्म में 100% ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर Q से आप वर्क निकालना चाह रहे हो तो 100% कभी भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हाई ग्रेड एनर्जी और ये लो ग्रेड एनर्जी है। अब देखो ये हीट जो है, हीट को एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि ये हमेशा इसका फ्लो होगा, इट विल फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसका फ्लो होगा। इट कैंट बी conserved within the body, ये बॉडी में हमेशा के लिए कंजर्व नहीं हो सकता है, बट इसका फ्लो होगा, इसलिए ट्रांजिट है। ये वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या कह सकते हैं ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग। तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री को क्रॉस करता रहेगा, या तो इधर जाएगा या इधर आएगा।
तो इसमें हम देखेंगे एक बार अलग इस लॉस को बताने के बाद अलग से मैं हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क को भी डील करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखो ये क्या बता रहा है, अभी जस्ट बोला, आप सुनो कि ये क्यू यूज कैसे हो रहा है, ये दो फॉर्म में कैसे जा रहा है क्यू, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी सिस्टम एंड टू परफॉर्म वर्क। हो क्या रहा है, लेट्स से ये हमारा पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसमें हमने गैसेस दे दिया है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है उस बॉडी के अंदर में टोटल उसकी कितनी एनर्जी है, किसी बॉडी के अंदर में उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है। इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ द टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में दो तीन बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, जैसे उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसमें और भी बहुत सारे रोटेशनल, ट्रांसलेशन, बहुत सारे एनर्जी, सारे को मिला के हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है, और उस एनर्जी को कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। तो क्या हुआ, जब हम हीट देते हैं, अच्छा फिर से जान लो, जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर का फंक्शन है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। तो लेट से हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, हीट दिया मतलब क्या होगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बढ़ने का, इसमें एक बॉडी का इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहली बात तो ये हीट क्या किया, इस बॉडी के इंटरनल एनर्जी को चेंज किया। कैसे किया, जब हीट दे रहे हो तो मॉलिक्यूल स्पीड अप होना शुरू हो गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, उसके इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब इसके कारण क्या होगा, ये गैसेस का एक्सपेंशन शुरू होगा और ये पिस्टन को लिफ्ट करेगा प्रेशर देके। तो फाइनल में ये मान लो कि यहाँ पहुंच गया पिस्टन, ये 1 से ये 2 की तरफ पहुंच गया। तो गैसेस का क्या हो गया, गैस का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंडेड। अगर गैस का एक्सपेंशन हो गया तो क्या हो गया, ये एक तरह का वर्क भी किया, ये ऊपर उठ गया तो वर्क किया। क्यों वर्क आगे आप पढ़ोगे तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम है। तो प्रेशर अगर पड़ रहा है, ये पिस्टन पर इसका प्रेशर पड़ा, आज ये इतना चेंज हो गया, ये मान ले कि डी डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया, और ये जो इसका एरिया था, ये सिलेंडर का जो एरिया ए था, ये भी एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया। तो आप बाद में देखोगे कि एरिया इनटू जो डिस्टेंस मूव किया, यही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होती है फॉर्मूला। तो एरिया में क्या आ गया, एरिया तो आ गया, एक तरह से कहो लेंथ ब्रेथ का आ गया, और ये हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखोगे आपके वॉल्यूम नथिंग बट एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम में चेंज हुआ तो मतलब क्या हुआ, वर्क भी हुआ, सिस्टम ने वर्क भी किया। तो इसलिए बोला गया कि हीट जो है दो तरीके से यूज हुआ है, कि इंटरनल एनर्जी चेंज किया और वर्क किया। तो इसी के हेल्प से जो फाइनल फॉर्मुलेशन आया कि Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, या Q इक्वल टू डेल U प्लस P डेल्टा V। प्रेशर तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम में चेंज आया, ये फॉर्मुलेट हुआ। अब इसके हेल्प से अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो ये हमें किसमें हेल्प किया, टू सर्च ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने रिलेशन देख लिया किसी। अच्छा, ये दूसरी बात कि ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होगा कि ये एंड पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट ओनली। मतलब 1 में मान लो इंटरनल एनर्जी U1 हो गया, यहाँ पर U2 हो गया, तो ये चेंज जो होगा वो U2 माइनस U1। ये बीच में क्या क्या चेंज हो उससे उसको पाथ से मतलब नहीं है, वो एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट उसके पहले थोड़ा सा और इसको मैं इंटरनल एनर्जी
वगैरह को डील कर दूंगा मैं। तो जरा इसको एक बार देखें, इसको डील कर रहा हूँ। चलिए यहीं पर इंटरनल एनर्जी के बारे में और बातें कर लेते हैं, बेटर रहेगा। यहीं पर बता देता हूँ इंटरनल एनर्जी को। अब देखो आपका हमारा जो इंटरनल एनर्जी आ गया वो आ गया Q माइनस, बताइए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो डेल यू क्या था हमारा, Q माइनस पी डेल वी, ये होता है ना। अगर डेल वी जीरो हो गया तो Q इक्वल टू जो भी हीट है पूरा का पूरा किसमें यूटिलाइज हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर पिस्टन को हमने किसी तरह स्टॉपर लगा के फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं दिया, तो हमारा टोटल का टोटल जो हीट है वो जस्ट जो मॉलिक्यूल्स है उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में हेल्प किया। किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। अब लेट से कि हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होता है, चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो, चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा फिर क्या हो जाएगा, तो फिर से देखो डेल यू इक्वल टू Q माइनस पी डेल वी, ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो Q जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब क्या कर सकते हैं कि जस्ट ये जो है चेंज इन वॉल्यूम में हेल्प करेगा। टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो किस में हेल्प करेगा, चेंज इन, ये टोटल इंटरनल एनर्जी जो है, या वर्क हमें इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या इंटरनल एनर्जी हमें वर्क कराएगा, इंटरनल एनर्जी हमें वर्क कराएगा। कैसे प्रोसेस में, जब एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये प्लस और नेगेटिव साइन अभी हम बात करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे होता है। अब लेट से कि कोई साइक्लिक प्रोसेस है, अब लेट से कि कोई साइक्लिक प्रोसेस है, लेट से हमारा साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल प्रॉपर्टी इक्वल टू फाइनल प्रॉपर्टी। मतलब ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेट वन से मूव करता हुआ फिर से स्टेट वन पर ही एक साइकिल कंप्लीट करके आया। तो अभी मैंने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी हमारा एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, मतलब ये वन भी यही है और टू भी यही पॉइंट हो गया। तो हम बोले कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया, U2 इक्वल टू U1, तो डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। तो इन बातों को जरा हमें याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि साइन कन्वेंशन देखना कि इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट का साइन कन्वेंशन क्या है। तो जरा वो भी बात कर लेते हैं हम। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बड़ा हेल्प करेगा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। हमारे तीन तरह के आ गए। पहला हीट के लिए देखेंगे, हीट का साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम देखेंगे वर्क का साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन। तो देखो जरा कि कैसे कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना आप। हीट एडेड टू सिस्टम, हीट एडेड टू सिस्टम, एडेड टू सिस्टम। अगर सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हो, कोई भी हमारा सिस्टम है उसमें हम हीट बाहर से दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होता है। तो ये उस साइन को हम क्या लेंगे न्यूमेरिकल में, पॉजिटिव। हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम, रिजेक्टेड बाय सिस्टम। अगर सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया है, ये ऐसे रिजेक्ट कर रहा है, क्यू जो है रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव, ये जरूर क्वेश्चन को पढ़ के हमें ध्यान देना कि क्या बोलना चाह रहा है। अब वर्क, ये ध्यान देना, वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम, ये दोनों का खेल है। देखो अगर सिस्टम के थ्रू होता है, ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, हमने हीट दिया और इसका एक्सपेंशन होता है, सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क करता है।
वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब मान लो कि V2 माइनस V1 है और V2 इज ग्रेटर देन V1, ये V1 इसमें V2, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये पॉजिटिव, तब ना ये डेल्टा भी हमारा पॉजिटिव निकलेगा, V2 बड़ा होगा तब ये पॉजिटिव निकलेगा। व्हाट वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब लेट से कि ये पोजीशन V1 अब ये है, V2 ये है, और हमने ऊपर वेट रख दिया, प्रेशर दे दिया, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब इस केस में जो हमारा V2 है वो लेस देन V1 हो जाएगा। V2 अगर ये है, V1 ये है, अगर कंप्रेस कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो गैस एयर को पिस्टन सिलेंडर में, तो ये ऑन द सिस्टम है, सिस्टम को ऊपर किया जाता है, ऐसे केस में क्या आएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव। अच्छा, इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो या कहते हैं कि हीट ऐड कर रहे हो, हीट एडेड, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हीट रिजेक्टेड तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक सिस्टम में हीट ऐड कर दे रहे हो तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिस्टम से हीट निकाल रहे हो, इस केस में U भी पॉजिटिव होता है, इस केस में U नेगेटिव रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये साइन कन्वेंशन है जो हमें देखना है। ठीक है, अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह की बात करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हीट इंजन हम पढ़ेंगे, आपका रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या होता है, और कार्नोट साइकिल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।